हेलो बच्चों, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स की, मतलब कैलकुलेशन ऑफ फोर्स बाय न्यूटन सेकंड लॉ। बच्चों, न्यूटन के सेकंड लॉ से फोर्स की कैलकुलेशन को सीखेंगे, फोर्स को कंसेप्ट को सीखेंगे, उसका एप्लीकेशन भी सीखेंगे। मैं आपको बताने वाला हूं फोर्स का फॉर्मूला कैसे ड्राइव होता है, न्यूटन का सेकंड लॉ क्या है, न्यूटन के सेकंड लॉ से फोर्स के फॉर्मूले को कैसे कैसे हम लोग चेंज कर सकते हैं और उसको कैसे कैसे क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं। हम लोग उसके एप्लीकेशन को भी सीखने वाले हैं। तो चलिए करते हैं लेक्चर को स्टार्ट। उससे पहले अगर जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब एक बार जरूर करें, लाइक बटन को प्रेस करें और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। राइट, तो चलिए करते हैं लेक्चर को स्टार्ट। मेरा नाम है शैलेंद्र शर्मा और आप मुझे देख रहे हो अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सुपर क्लासेस पे। चलिए करते हैं लेक्चर को स्टार्ट। तो स्टूडेंट्स, हम लोग करते हैं लेक्चर को स्टार्ट और आज के लेक्चर में हम लोग बच्चा बात करेंगे कैलकुलेशन ऑफ फोर्स, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स बाय न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो अगर हमें फोर्स को कैलकुलेट करना सीखना है बाय न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, तो उससे पहले हमें न्यूटन के सेकंड लॉ को समझना पड़ेगा, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को समझना पड़ेगा। तो बच्चा, न्यूटन का सेकंड लॉ क्या बोलता है कि अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाइड किया तो वो जो अप्लाइड फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। इसके रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि आप जितना किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाइड करोगे उतना ही उसके मोमेंटम में चेंज आएगा। अगर हम इसको मैथमेटिकली लिखें तो फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। फोर्स अप्लाइड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मतलब यहां पे जो dp बाई dt है इसको अपन बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, है ना। ये क्या होगा हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। और यहां पर जो फोर्स है दैट इज F, इट इज अप्लाइड फोर्स, इट इज अप्लाइड फोर्स। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। बात कर रही बच्चा। इसी स्टेटमेंट को अगर हम आगे बढ़ाएं तो हमें पता है कि अगर हम प्रोपोर्शनलिटी के साइन को यहां से हटाएंगे तो एक कांस्टेंट हमें लगाना पड़ता है। तो हम लोग यहां ऐसा करते हैं, F इज इक्वल टू एक कांस्टेंट लगाया K dp बाई dt। ये हमारा फॉर्मूला बन गया है। सो F इज इक्वल टू K dp बाई dt। बच्चा, यहां पे K क्या है? कांस्टेंट है, वेयर K इज इक्वल टू कांस्टेंट और इस कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो होगी 1, जो कि एक्सपेरिमेंटली आई। कैसे मिली इसकी वैल्यू? एक्सपेरिमेंटली, है ना। K की जो वैल्यू है इट इज 1 और ये अपन को कैसे पता लगी? एक्सपेरिमेंटली, राइट। तो अब यहां से कंसेप्ट को देखें, यहां से बड़ा अच्छा कंसेप्ट बनता है। जरा चेक करें, यहां से हमारे पास फॉर्मूला आ चुका है, दैट इज K की वैल्यू अगर 1 पुट करोगे तो ये आ जाएगा F इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम dp ओवर dt, dp ओवर dt। बच्चा, अपन को पता है कि जो चेंज इन मोमेंटम है दैट इज dp ओवर dt है, इसको हम लोग डेल्टा p भी लिख सकते हैं। ये स्मॉल चेंज है, ये कैपिटल चेंज है, दैट इज बिग चेंज है। तो डेल्टा p इज इक्वल टू होता है हमारे पास मास इंटू चेंज इन वेलोसिटी, दैट मींस मास इंटू v माइनस यू। ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज चेंज इन मोमेंटम। ये होता है अपने पास चेंज इन मोमेंटम। तो हमारे पास फॉर्मूला बना बच्चा यहां से F इज इक्वल टू dp ओवर dt। F इज इक्वल टू dp ओवर dt। अब इस फॉर्मूले से आप कंसेप्ट को समझें जहां से हम लोग कैलकुलेशन ऑफ फोर्स करने वाले हैं। बच्चा, यहां से हम लोग दो केस बनाते हैं, इसका जरा चेक करना। यहां से हमने दो केस बनाए, है ना। मैंने लिखा इफ मास इज कांस्टेंट, इफ मास इज कांस्टेंट। मास कांस्टेंट का मतलब है अगर हमारा मास फिक्स है, अगर क्वेश्चन में मास हमें फिक्स दिया हुआ है, तब हम लोग लिखेंगे F इज इक्वल टू बच्चों P कितना होगा? M इंटू वी। तो D M इंटू वी डिवाइड बाई dt। अगर मास कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशियल नहीं होता, कांस्टेंट को हम लोग बाहर ले लेते हैं डिफरेंशियल से। तो F इज इक्वल टू ये बन जाएगा M इंटू dv बाई dt। हम लोग हमेशा फोर्स की कैलकुलेशन में ये वाला फॉर्मूला यूज क्या करेंगे, दैट इज फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी dv बाई dt। क्लियर हुआ? यहां पर dv बाई dt क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। गॉट इट? अच्छा, अगर मैंने बोला बच्चा कि इफ अगर आपका मास कांस्टेंट नहीं है, इफ मास इज वेरिएबल, इफ मास इज वेरिएबल, अगर बच्चा आपका मास वेरिएबल है, मतलब मास टाइम के साथ में चेंज हो रहा है, मास टाइम के साथ में चेंज हो रहा है, तब क्या होगा? F इज इक्वल टू डी एम वी डिवाइड बाई dt। अब यहां पे मास वेरिएबल है, यहां पे वेलोसिटी आपकी फिक्स होगी। कौन फिक्स होगा? वेलोसिटी। तो अब मास अगर वेरिएबल है तो मास का क्या होगा? डिफरेंशियल, वेलोसिटी बाहर आ जाएगी। मतलब F इज इक्वल टू वी डी एम डिवाइड बाई dt, dm डिवाइड बाई dt।
यहां पर dm डिवाइड बाई dt क्या होगा कि किस रेट से हमारा मास चेंज हो रहा है, किस रेट से हमारा मास चेंज हो रहा है, दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मास, kg पर सेकंड हमें दिया होगा। तो इस बच्चा इस वाले फॉर्मूले को अपन यूज करते हैं रॉकेट प्रोपल्सन में, इस फॉर्मूले को हम लोग यूज करते हैं रॉकेट प्रोपल्सन में। क्लियर हुई बात? अभी एक न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको और अंडरस्टूड हो जाएगा कि कैसे ये वाला फॉर्मूला यूज करना है और कैसे ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। इतनी बात क्लियर होती है। आप न्यूटन का सेकंड लॉ देखें एक बार और इस कंसेप्ट को देखें, इस कंसेप्ट को, तो आपको सारी बात समझ आ जाएगी कि हमें फोर्स को कैसे कैलकुलेट करना है। वापस से समझें, हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला निकल के आया, फोर्स इज इक्वल टू dp बाई dt। इसके हमने दो केस बनाए कि अगर हमारा मास कांस्टेंट है तो हम लोग मास को डिफरेंशियल से बाहर ले लेंगे, तो फॉर्मूला बन जाएगा F इज इक्वल टू m dv बाई dt। अगर हमारा मास वेरिएबल है, मास वेरिएबल है तो फोर्स इज इक्वल टू dm इंटू v डिवाइड बाई dt। अब अगर मास वेरिएबल है तो v यहां पे कांस्टेंट होगा और v को हमने बाहर ले लिया, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा dm बाई dt। हमारा v यहां पे कैसा है, कांस्टेंट, मास वेरिएबल है तो v बाहर आ गया, तो ये बन गया dm बाई dt। और बच्चा dm बाई dt को बोलते हैं अपन रेट ऑफ चेंज ऑफ मास, मतलब पर सेकंड कितना मास चेंज हो रहा है, पर सेकंड कितना मास चेंज हो रहा है। इसको हम लोग यूज करते हैं रॉकेट प्रोपल्सन में। ये दो फॉर्मूले हमें यूज करने हैं। इसी फॉर्मूले को अगर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं तो F इज इक्वल टू m और बच्चा dv बाई dt ये होता है एक्सेलरेशन, तो ये बन गया हमारे पास F इज इक्वल टू ma। दिस इज द रिजल्ट ऑफ सेकंड लॉ। सेकंड लॉ बच्चा ये अपने पास, और ये क्या है, रिजल्ट ऑफ सेकंड लॉ। दिस इज द रिजल्ट्स ऑफ सेकंड लॉ, न्यूटन्स सेकंड लॉ, न्यूटन्स सेकंड लॉ। ये सेकंड लॉ का रिजल्ट है। F इज इक्वल टू m इंटू ए। यहां पे F क्या है, फोर्स, m क्या है, मास, a क्या है, एक्सेलरेशन। क्लियर हुआ? इतना नोट करें, फिर हम लोग थोड़े से एक कंसेप्ट की और बात करते हैं इसमें। स्टूडेंट्स, अभी हमने फोर्स के सारे कंसेप्ट को देखा, न्यूटन का सेकंड लॉ देखा, किस तरह से न्यूटन के सेकंड लॉ से दो अलग अलग हमने फॉर्मूले बनाए, एक में मास फिक्स किया था, एक में मास को वेरिएबल कर दिया। अब बच्चा थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग सीखते हैं कि फोर्स के फॉर्मूले का एप्लीकेशन क्या है, फोर्स के फॉर्मूले को किस तरह से हम लोग किसी न्यूमेरिकल में पुट करके उसका यूज क्या करेंगे, हमें कब उसका डिफरेंशियल करना होगा किसी इक्वेशन का, कब उसका इंटीग्रेशन करना होगा, ये हमें अलग अलग तरीके से देखना है ना। तो अब हम लोग चलते हैं थोड़े से और अच्छे कंसेप्ट की तरफ, जिसमें हम लोग ये सीख पाएंगे कि फोर्स के फॉर्मूले का यूज कैसे करना है, उसका एप्लीकेशन क्या है। तो चलिए देखिए, हमारे पास फॉर्मूला आया F इज इक्वल टू dp डिवाइड बाई dt। अब यहां से मुझे इस फॉर्मूले का एप्लीकेशन सीखना है कि हम लोग इस फॉर्मूले को कब यूज करें, इसका डिफरेंशियल कब करें, इंटीग्रेशन कब करें, अलग अलग टर्म्स में कब बनाएं। तो जरा चेक करें, यहां से हमने इसके दो कंडीशंस बनाई हैं, दो केस। दो केस कैसे बनाओगे, हमारे पास एक तो फोर्स है और एक मोमेंटम है। यहां पे दो चीजें, एक फोर्स है और एक मोमेंटम है। तो मैंने फर्स्ट कंडीशन लिखा कि इफ p, दैट इज p क्या है, मोमेंटम, इफ मोमेंटम इज वेरिएबल। अगर आपका किसी क्वेश्चन में आपको मोमेंटम की जो इक्वेशन है वो वेरिएबल दी हुई है, वेरिएबल का मतलब टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रही है, टाइम के साथ में चेंज हो रही है, जैसे हम टाइम बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे उस बॉडी का मोमेंटम चेंज हो रहा है, मतलब टाइम के रेस्पेक्ट में आपको मोमेंटम की इक्वेशन वेरिएबल दी हुई है ना। और उस कंडीशन में आपको फोर्स फाइंड करना है ना, फोर्स फाइंड करना है। तब हम क्या करते हैं, तब हम लोग सिंपली यूज क्या करेंगे बच्चा, F इज इक्वल टू dp ओवर dt, मतलब जो भी मोमेंटम का इक्वेशन दिया है उस मोमेंटम के इक्वेशन का अपन डिफरेंशियल क्या करेंगे, F इज इक्वल टू dp बाई dt, और हमें आसानी से फोर्स मिल जाया करेगा, आसानी से फोर्स मिल जाएगा। दूसरी बात मैंने बोला कि इफ, अगर बच्चा हमें किसी इक्वेशन में फोर्स वेरिएबल दिया हुआ है, इफ फोर्स इज वेरिएबल, हमें फोर्स वेरिएबल दिया है और क्वेश्चन में हमसे मोमेंटम पूछा है कि चेंज ऑफ मोमेंटम बताएं, या मोमेंटम कितना होगा, फाइनल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम, जो भी पूछा है, मतलब मोमेंटम की बात की है, फोर्स वेरिएबल दिया है और मोमेंटम पूछा है। तो उस केस में क्या करना है अपन को, F इज इक्वल टू dp बाई dt। लेकिन मुझे फोर्स वेरिएबल है, मोमेंटम पूछा है, लेकिन इस वाले फॉर्मूले में जो dp है ये वेरिएबल है, तो हमें क्या करना होगा, इस वेरिएबल से कांस्टेंट बनाना होगा। मतलब मैंने इसको लिखा dp इज इक्वल टू f इंटू dt, dp इज इक्वल टू f इंटू dt। अब मैंने क्या किया, इसको इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, क्योंकि मुझे dp से p बनाना है, तो इंटीग्रेट जैसे ही मैंने इसको किया ये तो बन गया p, और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ t के रेस्पेक्ट में करना है, तो इट इज टाइम 1 टू टाइम 2, t1 टू t2, सो f इंटू dt। मतलब इस केस में हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमारे पास फोर्स होगा उसका हम लोग इंटीग्रेशन कर दिया करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमें मोमेंटम मिल जाएगा। अगर मुझे फोर्स वेरिएबल दिया है और मुझे मोमेंटम फाइंड करना है तो उसका इंटीग्रेशन करेंगे, और अगर मुझे p वेरिएबल दिया है, फोर्स फाइंड करना है, तो उसका डिफरेंशियल क्या करेंगे। इस तरह से हम किसी भी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, किसी भी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। एक बार देखें, इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर आते हैं हम लोग न्यूमेरिकल पे। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं क्वेश्चन की। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन ने बोला है अ फोर्स F वेक्टर इज इक्वल टू 6i माइनस के 8j
प्लस 10k न्यूटन प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन ऑफ √2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन अ बॉडी, कैलकुलेट द मास ऑफ द बॉडी। बच्चों क्वेश्चन ने हमें फोर्स दिया हुआ है और वो भी वेक्टर फॉर्म में दिया है और उसका मास एक्सेलरेशन दिया हुआ है और मास पूछा है। समझो, हमें बच्चा क्वेश्चन ने बोला है कि एक फोर्स है F वेक्टर इज इक्वल टू 6I माइनस के 8J प्लस के 10K, इट इज ए न्यूटन, और किसी ऑब्जेक्ट पे ये फोर्स लगता है तो वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू √2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और क्वेश्चन ने हमसे मास पूछा है। क्या पूछा क्वेश्चन ने? मास। तो बच्चा यहां पर फोर्स ना हमें वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है, तो इसके लिए हमें फोर्स का जो फॉर्मूला है वो वेक्टर फॉर्म का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। मतलब हमारे पास फॉर्मूला होता है बच्चा, फोर्स वेक्टर इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन वेक्टर, ये फॉर्मूला होता है, राइट। लेकिन एक्सेलरेशन हमें कैसा दिया है? सिंपल दिया है, वेक्टर फॉर्म में नहीं है। तो जरा चेक करें, हमारे पास फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू m इंटू ए। अगर मुझे मास की कैलकुलेशन करनी है तो मास इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाई एक्सेलरेशन। इसका मतलब इस फॉर्मूले के लिए जो मुझे फोर्स चाहिए होगा वो स्केलर फॉर्म में चाहिए। स्केलर फॉर्म का मतलब है केवल मुझे फोर्स का मैग्नीट्यूड चाहिए, क्योंकि एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड मेरे पास है। अगर मुझे फोर्स का मैग्नीट्यूड मिल जाए तो हमारे पास मास आ जाएगा, है ना। और हमें फोर्स कैसा दिया है? वेक्टर फॉर्म में। तो आप इससे पहले इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करें, फोर्स के वेक्टर फॉर्म से फोर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड करें। जरा चेक करो, F वेक्टर इज इक्वल टू 6I माइनस के 8J और प्लस के 10K। ये जो फोर्स है इसका मुझे निकालना है मैग्नीट्यूड। कैसे निकालते हैं मैग्नीट्यूड? जो भी I J K हैं इन सबके जो कोफिशिएंट है उनका स्क्वायर करके प्लस कर दो। मतलब 6 का स्क्वायर करोगे प्लस 8 का स्क्वायर और प्लस 10 का स्क्वायर। बात क्लियर हुई? इन सबका हमें स्क्वायर करना है और प्लस करना है सबको, राइट। सो F वेक्टर इज इक्वल टू, मतलब इसका मैग्नीट्यूड मैं फाइंड कर रहा हूं। 6 कितना हुआ? 36 प्लस 8 का स्क्वायर 64 प्लस 10 का 100, 10 का 100। तो बच्चों ये हो चुका है अपने पास F वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इट इज इक्वल टू 36 और 64, 100 मतलब और 100 200, ये आ गया अपने पास 200, राइट। सो F इज इक्वल टू 200 में से अगर हमने 100 इंटू 10 कर दिया, 100 इंटू 2 सॉरी 100 इंटू 2, तो 100 तो बाहर आ गया 10 के फॉर्म में और √2 बचा। तो इस फोर्स का मैग्नीट्यूड आ चुका है अपने पास 10√2 न्यूटन। कितना आ गया? 10√2 न्यूटन। अब इस फॉर्मूले का यूज करके मास निकाल लो। सो मास इज इक्वल टू फोर्स बाई एक्सेलरेशन। सो मास इज इक्वल टू, फोर्स कितना है? 10√2 डिवाइड बाई एक्सेलरेशन कितना है? √2। कैंसिल आउट करो। सो मास इज इक्वल टू 10 kg। मास इज इक्वल टू 10 kg। देखें एक बार क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है? अ ब्लॉक ऑफ 5 kg इज रेस्टिंग ऑन अ फ्रिक्शनलेस प्लेन, इट इज स्टक बाय अ जेट रिलीजिंग वाटर एट अ रेट ऑफ 3 kg पर सेकेंड एट अ स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। क्वेश्चन बहुत प्यारा है। आप एक बार क्वेश्चन को पहले रीड करें, रीड करने के बाद में ये सोचें कि क्वेश्चन में क्या कंसेप्ट यूज कर रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे और किस इंफॉर्मेशन को हमसे मांग रहा है और क्या इंफॉर्मेशन हमें गिवन है। अब इस पर पहले विचार करें। देखिए क्वेश्चन ने बोला है अ ब्लॉक ऑफ 5 kg इज रेस्टिंग ऑन अ फ्रैक्शनलेस प्लेन। एक बच्चा फ्रैक्शनलेस प्लेन है और इस पर एक ब्लॉक रखा हुआ है, ये रेस्ट में है, और इस ब्लॉक का जो मास है वो 5 kg है। कितना है? 5 kg। इट इज स्टक बाय अ जेट रिलीजिंग वाटर एट अ रेट ऑफ 3 kg पर सेकेंड। इस पे हमने यहां से एक जेट के जरिए पानी को स्टक करना है, पानी को निकालना है ऐसे करके, और इस पानी की जो रेट बच्चा अपन को दी है वो दी है 3 kg पर सेकेंड। कितनी दी है? 3 kg पर सेकेंड, 3 kg पर सेकेंड एट अ स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। आपको स्पीड भी दी है इसकी 4 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। इस ब्लॉक का जब ये वाटर यहां से जैसे ही वाटर बाहर जाएगा तो इस ब्लॉक पर स्टिक करेगा जाके, तो ये ब्लॉक आगे की तरफ मूव करेगा कितने एक्सेलरेशन से, ये क्वेश्चन ने पूछा है। तो देखो इंफॉर्मेशन क्या क्या है? मास गिवन है 5 kg, वेलोसिटी गिवन है 4 मीटर पर सेकेंड, वाटर की वेलोसिटी। और बच्चों वाटर किस रेट से चेंज हो रहा है? मतलब मुझे दिया है मास पर सेकेंड dm/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ मास दिया हुआ है कितना? 3 kg पर सेकेंड, मास पर सेकेंड मुझे दिया है, राइट। इसका मतलब हमारा मास वेरिएबल है, मास वेरिएबल है वाटर का, और वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो बच्चा पहले मुझे ये निकालना पड़ेगा कि आखिर में ये जो वाटर निकल रहा था ये इस ब्लॉक पर कितना फोर्स लगा रहा है,
क्योंकि ब्लॉक का मास मुझे पता है। अगर ब्लॉक पर फोर्स आ जाए तो एक्सेलरेशन निकाल पाएंगे F इज इक्वल टू m फॉर्मूले से। अब इस ब्लॉक पर कितना फोर्स लग रहा है इस वाटर के जरिए, ये हमें निकालना है। तो फोर्स बाय वाटर मुझे अगर निकालना है तो फोर्स इज इक्वल टू फॉर्मूला था अपने पास v इंटू डी एम बाई डी टी। अगर हमारा मास वेरिएबल है और एक फिक्स्ड वेलोसिटी के साथ में ट्रेवल कर रहा है तो वो जो वाटर है वो इस ऑब्जेक्ट पर कितना फोर्स लगाएगा, F इज इक्वल टू वी डी एम बाई डी टी। तो कितना फोर्स होगा ये हमें कैलकुलेट करना है। वेलोसिटी 4, डी एम बाई डी टी हमें दिया हुआ है कितना 3 kg पर सेकेंड, सो इट इज 3। सो F इज इक्वल टू 12 न्यूटन। इसका मतलब ये जो जेट से वाटर निकल रहा था ये इस ब्लॉक पर 12 न्यूटन का फोर्स लगा रहा होगा। कितने का? 12 न्यूटन का। अब ब्लॉक पर 12 न्यूटन का फोर्स लग रहा है तो ये ब्लॉक कितने एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है ये मुझे कैलकुलेट करना है ना। सो एक्सेलरेशन इन ब्लॉक F इज इक्वल टू, भाई फोर्स कितना लग रहा है F, मास इंटू एक्सेलरेशन। मुझे एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है, सो फोर्स बाई मास। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स कितना 12 और ब्लॉक का मास कितना है 5 से कैंसिल आउट करें, 5 टू 10 और 2 बचा, 5 4 20, सो 2.4 मीटर पर सेकेंड, 2.4 मीटर पर सेकेंड। आप यहां पे गौर करें, यहां पे क्या दिया अपन को, डीएम बाई डी दिया था। इस बात पे विशेष गौर करना है आपको। जब भी केजी पर सेकंड में दिया जाए समझ जाओ कि आपको मास पर यूनिट टाइम दिया है। क्या दिया है? मास पर यूनिट टाइम, मतलब मास वेरिएबल है वहां पे। कहानी समझ आ गई? नोट करें इसको। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है अ फोर्स F इज इक्वल टू 2t i कैप प्लस 3t स्क्वायर j कैप न्यूटन एक्ट on an object moving in xy plane. Find magnitude of change in momentum of the object in the time interval t is equals to 0 to t is equals to 2 सेकेंड। बच्चों बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एक बात देखिए। उन्होंने बोला हुआ है कि एक फोर्स है जो कि वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है, इट इज 2t i कैप प्लस के 3t स्क्वायर j कैप, इट इज इन न्यूटन। और वो भी बच्चा फोर्स कैसा है? वेरिएबल, टाइम के रेस्पेक्ट में वेरिएबल है। Act on an object moving in xy plane. Find the magnitude of change in momentum. बच्चा magnitude of change in momentum हमसे पूछा है, डेल्टा पी हमसे पूछा हुआ, change in momentum कितने टाइम इंटरवल में? When t is equals to 0 to t is equals to 2 सेकेंड, ये हमसे पूछा है ना, 0 से 2 सेकेंड में। तो बच्चा जरा चेक करो, मैंने आपको बताया था कि फोर्स अगर वेरिएबल है और मुझे मोमेंटम कैलकुलेट करना है, फोर्स वेरिएबल है मुझे मोमेंटम कैलकुलेट करना है, जरा चेक करो। F इज इक्वल टू dp डिवाइड बाई dt फॉर्मूला यूज करते हैं अपन। फोर्स वेरिएबल है, करेंगे इंटीग्रेशन क्योंकि मुझे चेंज इन मोमेंटम निकालना है, फोर्स गिवन है। तो इंटीग्रेशन जब करोगे तो dp इसका इंटीग्रेशन इज इक्वल टू f इंटू डी टी। कहां से करना है? 0 से 2 सेकेंड, मतलब इनिशियल से फाइनल। तो इनिशियल से फाइनल करोगे तो ये बन जाएगा चेंज इन मोमेंटम विच इज इक्वल टू 0 से 2। अब फोर्स का इक्वेशन यहां पुट करना है, लेकिन बच्चा फोर्स वेक्टर फॉर्म में, तो ये अपने पास वेक्टर फॉर्म में ही निकल के आएगी सारी बातें, क्योंकि मुझे वेक्टर फॉर्म ही यूज करना पड़ेगा कि फोर्स मेरे पास वेक्टर फॉर्म में है। तो 2t i कैप प्लस के 3t स्क्वायर j कैप इंटू डी टी। बच्चों कोई फर्क नहीं पड़ता, घबराने की जरूरत नहीं है, वेक्टर फॉर्म को एज इट इज रखेंगे, आई जे के एज इट इज आएगा, केवल इंटीग्रेशन जो होगा वो t के रेस्पेक्ट में होगा, है ना। तो ये बन गया डेल्टा p वेक्टर इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन जो चेक करें, 2t का जो इंटीग्रेशन हुआ 2t स्क्वायर बाई 2 और i कैप तो एज इट इज रहेगा, प्लस 3t का जो इंटीग्रेशन होगा 3t स्क्वायर, है ना, t स्क्वायर था तो t क्यूब बाई 3 j के एज इट इज रहेगा। कहां से कहां तक करना है? 0 से 2 सेकेंड तक। तो ये 2 से 2 मारा गया, ये 3 से 3 मारा गया, मतलब ये आ गया अपने पास डेल्टा p वेक्टर इज इक्वल टू, जरा चेक करना, यहां बन गया t स्क्वायर i कैप प्लस t क्यू j कैप 0 से 2। अब लिमिट पुट करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, t स्क्वायर रखो, 2 का स्क्वायर i कैप प्लस 2 का क्यू j कैप माइनस 0, t की जगह 0 रखोगे, यहां भी 0 रखोगे, 0 हो गया। सो डेल्टा p वेक्टर इज इक्वल टू 4i कैप प्लस के 8j कैप। ये हमारे पास चेंज इन मोमेंटम का वेक्टर फॉर्म आ चुका है, चेंज इन मोमेंटम का वेक्टर फॉर्म आ चुका है। लेकिन क्वेश्चन में से पूछा बच्चा मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम, है ना, मैग्नीट्यूड पूछा है। तो मैग्नीट्यूड निकालना है, सो डेल्टा p इसका मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है। तो i j k इनके कोफिशिएंट का स्क्वायर करके रूट लगा देते हैं, तो 4 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 16 प्लस 64, 16 प्लस 64,
4 और 6 0 है ना, 6 और ये कितना हुआ 6 और 7 और एक 8, मतलब ये आ गया 80 डेल्टा पी का मैग्नीट्यूड कितना आ गया 80 रूट में, है ना, इतना आया। आप इसे थोड़ा सा और सॉल्व करोगे तो लगभग ये आ जाएगा 9 के बराबर, क्योंकि 9 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 81। तो अप्रॉक्स में डेल्टा पी कितना आ जाएगा अपने पास, जस्ट अप्रॉक्स टू 9, कितना आ जाएगा 9 केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, केजी इंटू मीटर पर सेकंड, सॉरी है ना, केजी इंटू मीटर पर सेकंड। क्लियर हुआ, हमारे पास डेल्टा पी आ गया, जी डेल्टा पी का मैग्नीट्यूड रूट 80 या फिर जस्ट अप्रॉक्स टू 9 केजी इंटू मीटर पर सेकंड। क्लियर है, इतना नोट करें आप।